हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 1 करेंगे, देन आगे हम लोग सॉलिड स्टेट को फर्दर मूव करेंगे। जो बच्चे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अब तक मुझसे बायोलॉजी पढ़ा है, मैं उन्हें बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिमांड था बच्चों का, इस वजह से मुझे केमिस्ट्री भी लेकर आना पड़ा। क्या मैं केमिस्ट्री का सभी चैप्टर कराऊंगा? तो नहीं, मैं सभी चैप्टर केमिस्ट्री का नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ चैप्टर जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे चैप्टर को मैं आपको कराने का कोशिश करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद करते हुए इस अमेजिंग से सेशन को। हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे भाई? एकदम बेसिक से। मतलब अगर कोई बच्चा एकदम ज़ीरो है तो ज़ीरो से उसको हीरो बनाने का जिम्मा मेरा है ना। जीरो से हीरो बनाने का जिम्मा किसका है? मेरा है। तो बस आपको क्या करना है, लेक्चर के दौरान नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स के लिए आप अलग से पीडीएफ ले सकते हैं, हमसे मांग सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। कैटलिस्ट क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल भी होगा आपका, और उसके अलावा आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, तो यहाँ भी हम आपको इस नोट्स का पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। तो नोट्स साथ साथ नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको बस गौर से अच्छे से चीज़ों को समझना और अपने ब्रेन के लाइब्रेरी में सेट कर लेना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैटर। तो बोलिए अब सर इतना जीरो से? सर हाँ भाई, इतना जीरो से। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस और हैज़ वॉल्यूम। कोई भी चीज़ जिसका क्या हो बाबू, मास हो और वो क्या करता हो, स्पेस को ऑक्यूपाई किया हो या उसका कुछ वॉल्यूम हो, उसी को हम लोग मैटर कहते हैं। और स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो 3 स्टेट होता है मैटर का। मैटर आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब कि फोर्स जो है मॉलिक्यूल से जो है हमारे पास, इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है, यानी कि मजबूत होता है। और मॉलिक्यूलर डिस्टेंस शॉर्ट होते हैं, यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच का जो दूरी है वो कम होता है। अगर लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो क्या होगा बाबू तुम्हारा, या फिर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। इंटरमीडिएट कहने का मतलब कि सॉलिड और जो तुम्हारा गैस है उसके बीच का होगा लिक्विड में। समझ आए बात? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फिर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और गैस के बीच का होगा लिक्विड में। क्लियर है ये बात? तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है और मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो क्या होगा भाई, इंटरमीडिएट होगा, यानी कि सॉलिड और गैस के बीच का होगा। और गैस की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है इसमें क्या होगा, वीक होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब होता है इंटर माने बीच में, और मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब कि मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, इसमें वीक होगा। एंड मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो लॉन्ग होगा, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा होगा इसमें। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे लिखा हुआ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। क्या कह रहा है? दे हैव डिफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। देखो क्या क्या होता है। अगर सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसका क्या होता है भाई, मास जो है वो डेफिनिट होता है यानी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रांग होता है ना। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो स्ट्रांग होते हैं। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव फिक्स पोजीशन। इनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है जिनसे ये मिलकर बना होता है उनका पोजीशन फिक्स्ड होता है, लेकिन वो अपने मीन पोजीशन पे ही, मतलब जहाँ पे वो है वहीं पे ये ऑसिलेट करते रहते हैं, है ना। वहीं मीन पोजीशन पे ये ऑसिलेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इन्हें हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये हार्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। यहाँ से सवाल आने का चांस बहुत ज़्यादा है आपके बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से सवाल आएगा, ठीक है। लिख देते हैं सवाल आएगा। चांस कितना भाई? बहुत ज़्यादा, 90% प्लस। अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर पहले बात करते हो। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो कैसा होता है, रेगुलर शेप का होता है। और अगर एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो इर्रेगुलर शेप का होता है। और यहाँ पे जो है मेल्टिंग पॉइंट वो शार्प होता है, यानी कि फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में हमको रेंज देखने को मिलता है ना, धीरे धीरे ये मेल्ट होता है। हैव डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे डिफिनिट होगा हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो डिफिनिट नहीं होता है। अच्छा, इसकी बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो हमारा क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर कहने का मतलब कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखो हमारे पास 3 एक्सिस होता है ना भाई,
ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और जेड एक्सिस। तो अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी जो है अलग अलग होगा। किसके केस में भाई? किसके केस में? क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर कहते हैं। मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग होगा। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। और साथ ही साथ क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ट्रू सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड के ऊपर। तो एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि हैव रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है, डू नॉट हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। नेचर में कैसा होता है? ये आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। आइसोट्रॉपिक नेचर कहने का मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सेम होगा अलग अलग डायरेक्शन में। मतलब किसी भी डायरेक्शन में चल जाइए, इधर चल जाइए, इधर चल जाइए या फिर इधर चल जाइए, हर डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगा? सेम होगा। इसी को हम लोग आइसोट्रॉपिक कहते हैं। सेपरेटली भी आपसे एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का डेफिनेशन पूछ लेता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा और साथ ही साथ इसे हम लोग स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। स्यूडो सॉलिड का मतलब फेक है ना, फेक सॉलिड कहते हैं इसे हम लोग। सुपर कूल्ड लिक्विड भी इसे हम लोग कहते हैं। अब देखो कहानी समझो, जैसे राजस्थान वाले एरिया में जाओगे, राजस्थान में जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उनके ग्लास ऊपर से है ना थिन हो गए हैं और नीचे से थिक हो गए। उनके जो ग्लास थे ऊपर से क्या हो गया भाई? थिन और नीचे से थिक। मतलब कि 100 साल में और कई सालों में है ना, सैकड़ों सालों में क्या हुआ है कि जो हमारा ग्लास था वो धीरे धीरे क्या हुआ? मेल्ट हुआ है, पिघला है और पिघल के नीचे की तरफ थिक हो गया है। इट मीन्स कि जो हमारा सॉलिड होता है, जो हमारा ग्लास होता है, वो हमारा क्या होता है? अमॉर्फस सॉलिड होता है। यानी कि वो क्या होता है? सुपर कूल्ड लिक्विड होता है या फिर स्यूडो सॉलिड होता है। अभी सबका एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल से ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है ना। एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अगर एग्जांपल की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड लाइक बेंजोइक एसिड, ये हमारा क्या है बाबू? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बेंजोइक एसिड जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है हमारा, ठीक है। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड भी। आयोनिक सॉलिड में हमारे पास एग्जांपल है KNO3। कोवेलेंट सॉलिड में हमारे पास एग्जांपल SI। देखो SI एटम है लेकिन ये नेटवर्क बनाता है, ठीक है, जॉइंट मॉलिक्यूल बनाता है। मेटेलिक सॉलिड लाइक कॉपर और तुम्हारा SiO2 क्वार्ट्स। अब देखो क्वार्ट्स में दो वैरायटी है, एक सिंपल क्वार्ट्स जो है वो तुम्हारा एमॉर्फस सॉलिड हो जाता है, लेकिन SiO2 वाला जो क्वार्ट्स है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद रबर की बात करें तो रबर तुम्हारा एमॉर्फस सॉलिड है। प्लास्टिक की बात करें तो वो भी एमॉर्फस सॉलिड है। ग्लास की बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड है। ये सब तुम्हारा क्या है बाबू? एमॉर्फस सॉलिड है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, एग्जाम्पल से सवाल बन जाता है। अब एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि ऑन हीटिंग एमॉर्फस बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। हम लोग जब एमॉर्फस सॉलिड को हीट करते हैं तो वो क्या बाबू? वो जो है किसी टेम्परेचर पे क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्रिस्टलाइन में, है ना। क्या कह रहा है? ऑन हीटिंग एमॉर्फस बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। जब हम लोग एमॉर्फस सॉलिड को हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो वो एमॉर्फस सॉलिड जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। मान लो ये हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड है, इसको मैंने क्या किया? टेम्परेचर दिया, यहाँ से हीट दिया, तो ये जो एमॉर्फस सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रिस्टलाइन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू? क्रिस्टलाइन में। ये एनसीईआरटी का लाइन था, क्लियर है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो जनरली बहुत सारा टीचर इसको छोड़ देता है कि क्लास 11th में तो पढ़ा ही है तो यहाँ नहीं पढ़ाते, लेकिन यहाँ पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से आता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब कि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड मिलकर किससे बनता है? तो ये मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है। अच्छा, यहाँ पे भी आपका 3 चीज़ पढ़ना, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन, है ना। नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। तो नॉन पोलर जो है तुम्हारा, उसमें अगर फोर्सेस की बात करें तो कौन सा फोर्स होता है? लंडन फोर्सेस होते हैं या फिर डिस्पर्सन फोर्सेस होते हैं हमारे। और आईडीपी होता है। आईडीपी का मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल, याद रखना। फोर्सेस नॉन पोलर में कौन सा होता है? इंड्यूस्ड डाइपोल। एग्जाम्पल की बात करें तो तुम्हारा आर्गन हो जाएगा CCl4H2 I2CO2, ये सब किसका एग्जाम्पल है? नॉन पोलर का। उसके बाद फिजिकल नेचर की बात करें तो ये सॉफ्ट होता है और ये इंसुलेटर होता है और वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। और साथ ही साथ ये इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का मतलब जिन बच्चों को नहीं पता है, इंसुलेटर का मतलब होता है वैसा मटेरियल जिससे हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास ना हो पाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? इंसुलेटर कहते हैं।
अब यहाँ पे पोलर की बात कर लेते हैं तो पोलर में क्या होता है, डीपी डीपी फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल, है ना, डीपी डीपी फोर्सेस होता है। एग्जांपल की बात करें तो HCl SO2, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होता है। फिजिकल नेचर की बात करें तो फिजिकल नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ये भी आपको सॉफ्ट दिखेगा, और ये आपका इंसुलेटर होता है, और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, यानी कि कम होता है। ना बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी तुमको डीपी डीपी फोर्सेस देखने को मिलेगा। एग्जांपल है H2O आइस, ये तुम्हारा हार्ड होता है लेकिन ये भी इंसुलेटर होता है, और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, लो होता है। नाउ बात करते हैं बाबू आयोनिक सॉलिड के ऊपर, ठीक है। दूसरा, पहला हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड था और दूसरा क्या हमारा आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके नाम से पता चला कि आयंस होगा, लाइक कटायंस और अनायंस। फोर्सेस की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि चार्जेस, यहाँ पे चार्जेस आपको देखने को मिलता है ना, प्लस और माइनस, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस देखने को मिलता है। तो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, फिजिक्स में पढ़े हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखने को मिलता है। तो फोर्सेस यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एग्जांपल NaCl MgO ZnS CF2, ये तुम्हारा एग्जांपल हो गया आयोनिक सॉलिड का। फिजिकल नेचर की बात करें तो हार्ड और ब्रिटल होता है, हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। ब्रिटल यानी कि टूट सकता है, ठीक है, हार्ड होता है और साथ ही साथ ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब टूट सकता है। और इलेक्ट्रिकली ये क्या होता है बाबू, इंसुलेटर होता है इन सॉलिड बट कंडक्टर इन मॉल्टन एंड एक्वस सॉल्यूशन। अब समझोगे, जब ये सॉलिड फॉर्म में होगा, समझने वाला बात है, गौर से सुनोगे, जब ये सॉलिड फॉर्म में होगा तुम्हारा आयोनिक सॉलिड, है ना, तो आयोनिक सॉलिड जब सॉलिड फॉर्म में होगा तब वो क्या होगा भाई, तब वो तुम्हारा इंसुलेटर होगा। लेकिन जब मॉल्टन या एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तब वो किसके तरह काम करने लगेगा, कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा। जैसे NaCl को जब तुम पानी में डालते हो, वाटर में डालते हो, तो Na + Cl - H2O का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, उसको खींचता है और अलग कर देता है, Na+ और Cl- में तोड़ देता है। तो यहाँ पे जो आयंस है वो फ्री हो जाते हैं, और आयंस अगर फ्री हो गया है तो फिर क्या होगा भाई, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। क्लियर है। और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बहुत हाई होता है। ना बात करते हैं मेटालिक के ऊपर, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो पॉजिटिव आयंस कर्नल्स इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, पॉजिटिव आयंस कर्नल्स इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आयंस होंगे जिसे हम लोग कर्नल्स कह रहे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का समुंदर होगा इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा और उसमें हमारे पास बीच में पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक है। फोर्सेस की बात करें तो मेटालिक बॉन्ड होगा यहाँ पे प्रेजेंट। एग्जांपल है तुम्हारा Fe यानी आयरन, कॉपर, Ag Mg, ये सब तुम्हारा क्या है, एग्जांपल हो गया। फिजिकल नेचर की बात करें तो हार्ड होता है बट मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है। मेलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब कि इसे हम लोग पीट के इसका शीट बना सकते हैं और इसका हम लोग वायर बना सकते हैं ना। डक्टाइल है, समझ आए बात, वायर बना सकते हैं, और मेलिएबल है, मलिएबल यानी कि इसका हम लोग शीट बना सकते हैं पीट के। इलेक्ट्रिकली ये क्या होता है बाबू, कंडक्टर इन सॉलिड एंड मॉल्टन। दोनों स्टेट में ये क्या होता है तुम्हारा, दोनों स्टेट में ये कंडक्टर होता है। किस वजह से होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। ना बात करते हैं कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड को ही नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एटम्स होता है। फोर्सेस की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, याद रखना। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनता है बाबू, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल की बात करें कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड की तो याद रखना SiO2 का क्वार्ट्स, और फिर SiCain डायमंड्स और ग्रेफाइट और तुम्हारा सिलिकॉन, ये सब तुम्हारा क्या है बाबू, ये सब तुम्हारा कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमंड और ग्रेफाइट, इसके ऊपर हम लोग आगे भी बात करेंगे। फिजिकल नेचर की बात करें तो हार्ड होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, यहाँ पे सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट में। देखो ये Si2 क्वार्ट्स, SiCain डायमंड और Si जो है ये सब तुम्हारा क्या होगा, हार्ड होगा। लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ग्रेफाइट क्या हो जाएगा बाबू, सॉफ्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, सब इंसुलेटर होता है। अगर SiO2 क्वार्ट्स देखें, SiC देखें, Ain देखें, डायमंड देखें, फिर Si देखें, ये सब तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है। लेकिन वापस से ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट क्या है बाबू, कंडक्टर। ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर है। तो दो जगह ग्रेफाइट एक्सेप्शन में आ रहा है। एक फिजिकल नेचर जो है सबका हार्ड है, लेकिन ग्रेफाइट का सॉफ्ट है। देखो जो तुम्हारा पेंसिल होता है, पेंसिल के बीच में जिससे तुम ब्लैक कलर का लिखते हो वो ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, बहुत हार्ड होता है या फिर सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है, उसे हम लोग हैंड से तोड़ पाते हैं, तो वो तुम्हारा सॉफ्ट होता है। और दूसरा बात याद रखना कि वो तुम्हारा कंडक्टर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाता है। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वेरी हाई, बहुत हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है।
अब नोट में क्या लिखा है भाई कि ग्रेफाइट गुड थर्मल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ग्रेफाइट की बात करो तो ये एक थर्मल और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, एक अच्छा थर्मल और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। थर्मल क्यों होता है भाई? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जॉइंट होता है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है। ड्यू टू जॉइंट स्ट्रक्चर के वजह से ये क्या होता है? गुड थर्मल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर किस वजह से होता है बाबू? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या कह रहा है? गुड थर्मल कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। अगर हम डायमंड की बात करें, किसकी बात करें बाबू? डायमंड की बात करें तो डायमंड जो है वो थर्मल कंडक्टर तो है। थर्मल कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इसका भी स्ट्रक्चर जो है जॉइंट होता है, यानी कि बड़ा होता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर कहने का मतलब कि यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, याद रखना। अच्छा, ये भी है कि जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट क्यों होता है सर? क्योंकि देखो ग्रेफाइट के जो लेयर होते हैं वहाँ पे लेयर के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, याद रखना, ठीक है। और जो ग्रेफाइट है वहाँ पे मूवमेंट भी होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का, इस वजह से वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। लेकिन डायमंड्स की बात करें तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का, इस वजह से यह इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। और ये गुड थर्मल कंडक्टर होता है। क्लियर? थर्मल कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो जॉइंट होता है। और ये भी ग्रेफाइट भी जो है थर्मल कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो जॉइंट होता है, यानी कि बड़ा होता है। अब सवाल आ गया बहुत अच्छा सा, कह रहा है विच सॉलिड स्ट्रक्चर हैज़ अ डिफिनिट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। कौन से सॉलिड स्ट्रक्चर का डिफिनिट और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा? बताओ। ऑल टाइप्स ऑफ सॉलिड, नो टाइप्स ऑफ सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसका डिफिनिट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है? सर डी हो जाएगा हमारा आंसर। क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनिट यानी कि फिक्स और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी तरह का सवाल आपके एग्जाम में आएगा बाबू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलाइन और एन अमॉर्फस सॉलिड। बताइए इसमें से कौन क्रिस्टलाइन या फिर अमॉर्फस सॉलिड नहीं है? ये बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आता है। पूछेगा बताइए कौन क्रिस्टलाइन नहीं है या फिर कौन अमॉर्फस है। क्रिस्टलाइन नहीं तो जाहिर सी बात है अमॉर्फस होगा, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलाइन और एन अमॉर्फस सॉलिड, बताओ कौन है। डायमंड की बात करें तो डायमंड हमारा क्या होता है भाई? ग्राफाइट क्या होता है? ग्लास क्या होता है? या फिर कॉमन सॉलिड? डायमंड हमारा क्या होता है बताओ? डायमंड हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अच्छा, ग्राफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट भी हमारा क्रिस्टलाइन होता है। ग्लास की बात करें तो हमने बताया ग्लास जो है वो सुपर कूल्ड लिक्विड, और सुपर कूल्ड लिक्विड जो है वो क्या कहलाता है? हमारा अमॉर्फस सॉलिड कहलाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा हमने इसे? क्योंकि राजस्थान का केस बताया हमने, जो हमारा ग्लास लगा होता है राजस्थान के बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, वहाँ पे ये देखने को मिला है कि 100 साल में, सैकड़ों सालों में क्या हुआ है, जो ऊपर में हमारे पास ग्लास था वो थिन हो गया, नीचे में थिक हो गया। तो थिन और थिक काहे हो गया? क्या है कि वहाँ पे क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। तो पिघलेगा कौन भाई? जो लिक्विड होगा वही, समझिए बात। तो ग्लास जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बाबू? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा अमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा। कॉमन साल्ट यानी कि NaCl, NaCl भी हमारा क्या होता है? क्रिस्टलाइन होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर सभी बच्चों को समझ में आ रहा तो प्लीज़ दोस्तों तक शेयर करना है, और जितना ज़्यादा हो सके लेक्चर को अच्छे से करना है, मतलब ध्यान से करना है ना, कंसिस्टेंसी से करना है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।